दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर का एक थाना है तीतावी और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है नूना खेड़ा। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक जमींदार आदमी जिनका नाम होता है मोहर सिंह। मोहर सिंह का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है संजय सिंह और एक उनका पोता है पंकज। ये 3 लोगों का परिवार होता है, सुखी संपन्न परिवार होता है। पूरे गांव में इनका अच्छा खासा नाम था, लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे। दरअसल मोहर सिंह की जो बहू थी यानी कि संजय सिंह की बीवी, जब पंकज 12 साल का था तभी वो गांव के एक व्यक्ति के साथ भाग गई थी। उसके भाग जाने से इन लोगों को बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि पंकज की देखभाल करना, खाना बनाना, हर चीज़ की उन्हें परेशानी हो रही थी। लेकिन फिर भी ये लोग किसी तरह अपना जीवन बिता रहे थे और साथ ही पंकज की देखभाल भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। कभी मोहर सिंह को समय मिलता था तो वो खाना बना लेते थे, तो कभी संजय सिंह को मौका मिलता था तो वो बना देते थे। इसी तरह धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। एक दिन मोहर सिंह अपने बेटे संजय सिंह से कहते हैं, बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक खाना पीना बनाते रहेंगे? तू एक काम कर, कहीं एक अच्छी सी लड़की देख ले और उससे शादी कर ले, फिर से अपना घर बसा ले। जब घर में बहू आएगी तो हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कम से कम समय पर 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। आखिरकार संजय सिंह शादी के लिए तैयार हो जाता है और उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखी जाती है जिसका नाम होता है पुष्पा। पुष्पा की उम्र 22 से 23 साल के करीब होती है। हालांकि पुष्पा को संजय सिंह के पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया जाता है कि उसकी शादी हुई थी और पत्नी किसी और के साथ चली गई थी। पुष्पा को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। आखिरकार परिवार वालों की सहमति से धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी करके पुष्पा अपने ससुराल यानी कि संजय सिंह के घर पर आ जाती है। दरअसल पुष्पा दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इतनी खूबसूरत होती है कि वो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाती है। जिसे देखो वही कहता था कि यार, संजय सिंह ने बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की है। अब जो संजय का लड़का होता है पंकज, वो जब अपनी सौतेली माँ को देखता है तो वो भी देखता रह जाता है। हालांकि वो उसकी सौतेली माँ थी, लेकिन पंकज उसे कभी माँ कह के नहीं बुलाता था, वो उसे नाम लेकर बुलाता था। अगर उसे खाना चाहिए होता था तो कहता था पुष्पा खाना दे दो, या कुछ भी काम होता तो वो सीधा नाम लेकर बुलाया करता था। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं मोहर सिंह को अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन वो पंकज को अपने पास बुलाते हैं और समझाते हैं, कहते हैं, देख बेटा, वो चाहे जैसे भी हो, भले ही वो तेरी उम्र के बराबर हो। दरअसल पंकज की भी उम्र लगभग 20 से 22 साल की थी। वो कहते हैं, तेरे पिता ने उससे शादी की है और इस हिसाब से वो तेरी माँ हुई तो तुझे उसका नाम नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे माँ कह के बुलाना चाहिए और एक माँ की तरह उसे सम्मान देना चाहिए। पंकज कहता है, दादाजी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? किसी ने मेरी शिकायत की है क्या? वो कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करो। पंकज अपने दादाजी की बात सुन तो लेता है, लेकिन वो अपने दादाजी की बात को नहीं मानता और वो अपनी सौतेली माँ को नाम लेकर ही बुलाया करता था। हालांकि पुष्पा एक बहुत ही अच्छी औरत थी। वो पंकज को अपने बेटे की तरह ही मानती थी। एक दिन पुष्पा कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी अचानक पंकज कमरे में आ जाता है। पुष्पा दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। उसके बाद पंकज वहीं पर खड़ा हो जाता है। पुष्पा कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कपड़े बदल रही हूँ, जाओ यहाँ से। वो तुरंत कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन ये बात मोहर सिंह को पता चल जाती है। वो पंकज को अपने पास बुलाते हैं, कहते, देखो, आज के बाद कभी भी अंदर आओ जाओ तो आवाज दे के जाना या मेरे साथ चलना। अब पहले के जैसा नहीं है कि तुम जब तुम्हारा मन चाह किसी भी कमरे में चले जाओ। अब इस घर में एक औरत भी रहती है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, पंकज के मन में अपनी सौतेली माँ पुष्पा को लेकर गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। अब वो अपनी सौतेली माँ को छुप छुप के देखने की कोशिश करने लगता है, चाहे वो कमरे में हो या फिर बाथरूम में नहा रही हो। पंकज उसे हमेशा छुप छुप के देखता रहता था और ये सारी बातें जो है वो अपने एक दोस्त जिसका नाम हरिओम उर्फ बिट्टू होता है उसे शेयर करता था। वो कहता था, यार, ये जो पुष्पा है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं पिताजी को इतनी सुंदर लड़की कहाँ से मिल गई शादी के लिए। दरअसल पंकज हमेशा इस मौके की तलाश में रहता था कि कब वो पुष्पा के करीब जाए
और उसे छूने की कोशिश करे। हालांकि एक दिन वो अपनी सौतेली माँ पुष्पा का हाथ पकड़ लेता है, और जैसे ही वो पुष्पा का हाथ पकड़ता है, पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही उसका हाथ झटक देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? उसके बाद वो अपने ससुर यानी कि मोहर सिंह के पास जाती है और कहती है, बाबा, ये मुझे बहुत परेशान करता है। ये मुझे माँ नहीं मानता, बल्कि ये मुझे गंदी निगाहों से देखता है। उसके बाद मोहर सिंह अपने पोते पंकज को डांटते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंकज के दिमाग में ये बात नहीं बैठती है। इसी बीच वो अपने दोस्त हरिओम उर्फ बिट्टू से बातचीत करता है और उसे अपने अंदर की बात बताता है। तो हरिओम उर्फ बिट्टू कहता है, तुम जो करना चाहते हो वो इतनी आसानी से नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ गोलियां लाके दे दूंगा और उन गोलियों को तुम किसी तरह खाने में या दूध में मिलाकर तुम अपनी सौतेली माँ को पिला देना, और जब वो नशे में हो जाएगी तो उसके बाद तुम जो चाहते हो वह सब उनके साथ कर सकते हो। उसके बाद हरिओम उर्फ बिट्टू पंकज को कुछ नशे की गोलियां लाकर दे देता है। उसके बाद पंकज उन गोलियों को लेकर घर चला जाता है, और उसे एक ऐसे मौके की तलाश थी कि जिस दिन उसके पिता घर पर न हो और वो अपनी सौतेली माँ के साथ वो सब कर सके जो वो करना चाहता है। आखिरकार एक दिन उसे मौका मिल जाता है। उसके पिता संजय सिंह किसी काम से मंडी गए हुए थे और वो काफी लेट वापस आने वाले थे। इसी बीच शाम के करीब 5 बजे का वक्त हो रहा था। गैस पर दूध गर्म हो रहा था, क्योंकि सभी लोगों की आदत थी शाम को दूध पीने की, और इसी का फायदा उठाकर पंकज उस दूध में सारी नशे की गोलियां डाल देता है। अब जैसे ही उस दूध को उसके दादाजी मोहर सिंह पीते हैं, वो नशे में अपने बिस्तर पर सो जाते हैं, और वही दूध उसकी सौतेली माँ पुष्पा पीती है। तो थोड़ी देर बाद वो भी पूरी तरह नशे में हो जाती है। उसके बाद पंकज अपने दोस्त हरिओम उर्फ बिट्टू को बुलाता है और कहता है, काम हो गया है और पुष्पा पूरी तरह नशे में है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं है। बिट्टू कहता है, काम करते हैं, इनको अपने कंधे पर उठाकर जंगल की तरफ लेके चलते हैं, वहां ठीक रहेगा। दरअसल उसके गांव के बाहरी कुछ ही दूरी पर एक जंगल होता है। उसके बाद वो दोनों पुष्पा को कंधे पर उठाकर जंगल में लेकर चले जाते हैं। रात को अंधेरा भी काफी हो चुका था। उसके बाद वो दोनों पुष्पा के तन से एक एक कपड़े को हटा देते हैं और उसके साथ वो दोनों बारी बारी से बलात्कार करने लगते हैं, उसके साथ गंदा काम करने लगते हैं। इसी बीच उन दोनों में होड़ लग जाती है कि कौन सबसे ज्यादा देर तक करेगा। इसी बीच पुष्पा की आंख खुल जाती है, और जब वो अपने आप को इस हाल में देखती है तो इससे पहले वो चीखने की कोशिश करती। वो दोनों मिलकर उसके सलवार से उसके हाथ पीछे करके बांध देते हैं और दुपट्टे से उसका मुंह बांध देते हैं, और फिर दोनों मिलकर वही काम शुरू कर देते हैं। तभी हरिओम उर्फ बिट्टू जब पुष्पा को गौर से देखता है तो कहता है, यार इसकी तो जैसे सांसें रुक सी गई है, कहीं ये मर तो नहीं गई। उसके बाद वो दोनों उसे झकझोर कर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठती। दरअसल उन्होंने जब जल्दबाजी में उसका मुंह बांधा था, इसी बीच उसकी मौत हो गई थी। अब वो दोनों घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि ये उनसे क्या हो गया। अगर ये बात घर वालों को पता चलेगी तो वो लोग हमें मार ही डालेंगे। तभी पंकज कहता है, हम एक काम करते हैं, जल्दी से इसे यही जंगल में ही गड्ढा खोदकर दफना देते हैं। जब इसकी लाश किसी को मिलेगी नहीं तो हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। उसके बाद पंकज दौड़कर अपने घर जाता है और वहां से एक फावड़ा लेकर आता है। दोनों मिलकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगते हैं। गड्ढा खोदने के बाद पुष्पा को उस गड्ढे में डाल देते हैं। तभी हरिओम उर्फ बिट्टू कहता है, इसके बाकी के कपड़े भी खोजकर इसी गड्ढे में डाल दो। दरअसल जब वो पुष्पा को लेकर आ रहे थे तो उसके कुछ कपड़े इधर उधर जंगल में गिर गए थे। वो दोनों कपड़े खोजने लगते हैं और कपड़े खोजते खोजते उस गड्ढे से थोड़ी दूर चले जाते हैं। इसी बीच सुबह के 5 बजे का वक्त हो चला था और यहीं पर गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम मोहन चंद होता है, वो यहाँ पर शौच के लिए आता है। तभी उसको ठोकर लगती है और वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। जब वो गड्ढे में गिरता है तो देखता है कि उस गड्ढे में एक महिला की लाश पड़ी हुई है जो कि निर्वस्त्र अवस्था में है। वो तुरंत ही चीखने चिल्लाने लगता है और उसी की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग भी वहां पर आ जाते हैं। उस लाश को देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये तो पुष्पा है, संजय की पत्नी। इसी बीच गांव के कुछ लोग उन दोनों को, पंकज सिंह और हरिओम उर्फ बिट्टू को भागते हुए देख लेते हैं। उसके बाद उन दोनों को दौड़ाकर पकड़ लिया जाता है।
दरअसल गांव वालों को ये बात पहले से पता थी कि पंकज अपनी सौतेली मां पर गंदी नजर रखता था। अब गांव के लोग उन दोनों को पकड़कर बुरी तरह मारने पीटने लगते हैं। इसी बीच एक व्यक्ति भाग कर जाता है और मोहर सिंह को खबर कर देता है कि ऐसी ऐसी बात है और तुम्हारे पोते को गांव वाले पिट रहे हैं। इतना सुनते ही मोहर सिंह सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाने के बाद एसएचओ से कहता है, साहब जल्दी चलिए, नहीं तो वो गांव वाले मेरे पोते को मार डालेंगे। अब जैसे ही उसकी बात सुनते हैं तो उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जब वहां जाकर देखते हैं तो उन दोनों को गांव वालों ने मारकर अधमरा कर दिया था। प्रथम दृश्य ऐसा लग रहा था कि वो दोनों मर चुके हैं। आखिरकार उन दोनों को नज़दीकी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इलाज के लिए कुछ ग्रामीण लोग वहां भी पहुंच जाते हैं। कहते हैं इनका इलाज न होने दिया जाए, ये मर जाएं तभी अच्छा है। ऐसे लोगों का समाज में रहने का कोई हक नहीं है। आखिरकार पुलिस उन ग्रामीणों को किसी तरह समझा बुझाकर गांव भेज देती है और उन दोनों लड़कों को यानी कि पंकज सिंह और हरिओम उर्फ बिट्टू को अस्पताल में भर्ती करवा देती है। इनका 3 दिनों तक उस हॉस्पिटल में इलाज चलता है। उसके बाद पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वो सारी सच्चाई उगल देते हैं। उसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। और जब इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई लोगों के अंदर से इंसानियत इस हद तक खत्म हो चुकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।